सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। क्रिप्टो माइनिंग एक पेचीदा लेकिन दिलचस्प प्रोसेस है जिसमें डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन को कंप्यूटर्स के जरिए माइन किया जाता है, यानी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस की तस्दीक करके नए सिक्के हासिल किए जाते हैं। कामयाब माइनिंग के बाद माइनर को इनाम के तौर पर नई क्रिप्टो करेंसी मिलती है जिसे वो मार्केट में फरोख्त भी कर सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग में सालाना तकरीबन 121.36 टेरावाट आवर तवानाई इस्तेमाल होती है, जो अर्जेंटीना की सालाना बिजली की खपत के बराबर है। सर्दियों के महीने में मुल्क में बिजली की तलब में कमी होती है और इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड में दस्तयाब होती है। इजाफी बिजली इस्तेमाल ना होने से ज़ाय होती है और इससे मुल्क की खजाने का नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए पावर डिवीजन ने तजवीज़ दी है कि इजाफी बिजली रियायती कीमत पर क्रिप्टो माइनिंग, डेटा सेंटर्स और बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले इदारों को फराहम की जाए तो इजाफी बिजली से होने वाले नुकसान के बजाय फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन IMF ने पावर डिवीजन की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सितंबर 2024 में बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर फी यूनिट 23 रुपए करने की पावर डिवीजन की तजवीज़ पर IMF ने सिर्फ 3 माह की इजाज़त दी। नवंबर 2024 में पावर डिवीजन ने एक और तजवीज़ दी कि क्रिप्टो माइनिंग, एल्युमिनियम और डेटा सेंटर्स जैसे इदारों के लिए बिजली की इजाफी इस्तेमाल पर फी यूनिट 22 रुपए से 23 रुपए का फराम किया जाए। लेकिन इस तजवीज़ को भी IMF हुक्काम ने मखसूस सेक्टर्स को सब्सिडी देने जैसा ही करार दिया और फिर मुस्तरद कर दिया। लेकिन यह तजवीज़ अभी तक हुकूमत और IMF के दरमियान मौजूद है और हुकूमत ने अभी इस तजवीज़ को वापस नहीं लिया है। अब लंदन में कायम इदारा फ्रंटियर वन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, उसके को फाउंडर समीर चिश्ती ने पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग और बिटकॉइन के बारे में और उसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ अहम नुक्ते उठाए हैं और चंद पेशगोइयां भी की हैं। समीर चिश्ती का इस सिलसिले में कहना है कि IMF का यह फैसला कोई हैरानकुन बात नहीं थी। जो लोग मामलात को बारीकी से देख रहे थे वो पहले ही इस नतीजे को भांप चुके थे। समीर चिश्ती ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुताल्लिक रेगुलेशंस तेजी से तरक्की करती रहेंगी और पाकिस्तान बदस्तूर इन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुल्क रहेगा जो बासलाहियत, तजुर्बेकार और टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं। समीर चिश्ती ने एक बड़ी अहम पेशगोई की है कि दुनिया के बड़े क्रिप्टो माइनर्स पाकिस्तान का रुख जारी रखेंगे और अपनी मखसूस तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ काम करते रहेंगे। समीर चिश्ती ने यह भी कहा है कि जदीद स्किल्स और प्रोफेशनल सर्विस टूल्स की अदम मौजूदगी की वजह से मुल्क में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जदीद माइनिंग ऑपरेशंस को सहूलियात फराहम करने के काबिल नहीं हैं। समीर चिश्ती ने इस बारे में मजीद ये कहा कि स्मार्ट मनी कहलाने वाले इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की गोल्ड माइनिंग, रियल स्टेट और दीगर शोबों में बेहतरी लाने के लिए हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं ताकि हकीकी असासों को टोकनाइज किया जा सके, यानी ज़मीन, सोना, रियल स्टेट या दीगर माली असासे ब्लॉकचेन पर टोकन्स की सूरत में मुंतकिल किए जा रहे हैं। समीर चिश्ती ने यह भी पेशगोई की है कि रेगुलेटरी पेशरफ जारी रहेगी और पाकिस्तान जल्द ही खित्ते में क्रिप्टो और टोकनाइजेशन का मरकज बन सकता है। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और IMF की शराइत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ एक नई डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ने के आसार भी वाजे होते जा रहे हैं। इसलिए में एक बेहतरीन हिकमत अमली हो क्या सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मोहम्मद हारून साहब क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हुकूमत का बड़ी संजीदगी के साथ फोकस है इस मार्केट को एक्सप्लोर करने पर, लेकिन जो मुश्किलात अब IMF की सूरत में इस वक्त सामने आ रही हैं, क्या आपको वे आउट नज़र आ रहा है? इससे हम भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे? काउंसिल हम बना चुके हैं, वो काउंसिल अपना काम शुरू कर चुकी है, अब आगे होने क्या जा रहा है? अच्छा, पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया अरबाब। देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जो आपने काफ़ी हद तक क्लियर भी किया है। पाकिस्तान के पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं कि वो अपनी एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व पे काम करे, उस पर फोकस करे और अपने जो अगले 4-5 साल 10 साल जो है वो अपने रिजर्व को इतना बढ़ा दे कि ये हमारे जो ऊपर जो IMF के कर्जे और बाकी मुल्कों के जो कर्जे हैं उससे निजात मिल जाए। अब जहाँ तक बात होती है कि इसने जो रिजेक्ट किया, ये तो खाली अभी एक बातचीत चल रही है इनके आपस में, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मौक़िफ़ था वो यही था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करेगी डेटा सेंटर को और इसके अलावा आपके बिटकॉइन माइनिंग फर्म को। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप ये यूनिट कॉस्ट की, तो आपको तो ये बात पता है कि इस वक्त हमारे जो बिजली की कॉस्ट पड़ती है हमें तकरीबन कोई 40-45 रुपए की पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है। अगर तो ये कॉस्ट आप उसको नीचे लेकर आते हैं 10, 12 या 15 रुपए तक, तो फिर ये फिजिबल रहती है। अदरवाइज अगर आप इसको बढ़ा के 25, 30, 35 डॉलर तक लेके जाते हैं तो ये तो जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म होंगे जो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए भी ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। तो ये बात जो है वो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए और इस पर बाकायदा फौरन जो है उसकी बात को
मानना नहीं चाहिए IMF की इस बात को कि जी हम इस पे काम नहीं करेंगे, बल्कि इस वाले काम को तो रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपको पता है फिर दोबारा नहीं आती है। और वैसे भी हर 10 मिनट के बाद एक बिटकॉइन का एक ब्लॉक बनता है जिसके तहत आपको रिवॉर्ड मिलता है 3.125 BTC का। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने कैलकुलेशन की थी, तकरीबन कोई 1600 से 1800 बिटकॉइन ये हम 2000 मेगावाट के बदले हम माइन कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म होंगी ये 1600-1800 बिटकॉइन पर साल यानी कि पर एनम जो माइन कर किए जा सकते हैं। उसमें से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेगी वो जाहिर सी बात है वो किसी टैरिफ की सूरत में लेगी, तो उसको चाहिए कि ना वो USDT की सूरत में ले, ना वो उसको डॉलर की सूरत में, ना उसको PKR की सूरत में ले, बल्कि उसको रिवॉर्ड जो है फौरन उस वक्त बिटकॉइन में मिल जाना चाहिए। तो अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि सिर्फ एक खाली बातों की हद तक है, लेकिन कोई फाइनल अभी तक जो है वो पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है। लेकिन अगर ये IMF ने अगर ये रिजेक्ट कर दिया, अगर इस चीज को मना कर दिया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मईशत को और आने वाले हालात में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो अब हारूस साहब, अगर इन केस IMF, हम दोनों सिनेरियोज में बात कर लेते हैं, अगर IMF रिजेक्ट करता है तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑल्टरनेट रूट्स होंगे, पाकिस्तान के पास क्या वे आउट्स होंगे? जो बड़े क्रिप्टो माइनर्स हैं क्या फिर भी वो पाकिस्तान का रुख करेंगे? और इन केस पाकिस्तान कन्विंस करने में IMF को कामयाब हो जाता है, कुछ कंडीशंस अब चाहे अप्लाई हो जाएं, तो उस सूरत में फिर ये कितना बड़ा एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें जो बिजली की जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे कि सर्दियों में इजाफी बिजली जाती, तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरे साल में पाकिस्तान के लिए 2000 मेगावाट मुख्तस करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान की जो अपनी सालाना खपत है वो 90 टेरावाट की है, और जहां तक आपने बात की थी 121 टेरावाट की, वो बढ़कर अब 150 टेरावाट हो गई है बिटकॉइन नेटवर्क की। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई अर्जेंटीना हो या पाकिस्तान हो, कोई भी इसको खपत को पूरी नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये कि इस वक्त जो है IMF को दोबारा इस पॉलिसी को नजर खाने पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान इससे किस हद तक फायदा उठा सकता है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट आने वाले सालों में, महीनों में अपने बिटकॉइन रिजर्व को कैसे बढ़ा सकती है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर एग्रेसिवली रोल प्ले करना चाहिए और इसकी बात को मतलब उसकी जो मना करना जो है सिलसिला, उसको रोकना चाहिए। सही। और अब ज़रा ये बताइएगा कि अब ये कितना लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस होगा? ये बिजली अगर प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो जाता है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में कितना टाइम लेगा, और फिर जब वो डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद ये जो माइनिंग का प्रोसेस होता है ये कितना मुश्किल होगा, और किस तरह से फिर पाकिस्तान की मईशत को इससे फ़ायदा हो सकेगा? देखिए, जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो अंदाजन कोई 3 से 3.5 लाख मशीनें चाहिए होंगी इस 2000 मेगावाट के बदले। अब वो 300-350 मशीनों का अगर आप मैं एक वो लगाऊं, एक अंदाजन, तो तकरीबन कोई 600 से 700 मिलियन डॉलर आप समझ लें कि इसमें सरमायाकारी की जाएगी। अभी 600 से 700 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आना, ये भी बड़ी खुशाइन बात होगी कि जो कंपनीज लेकर आएंगी वो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत किसी तहत लेकर आएंगी, और इस पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो भी पॉलिसी मुरतब की वो करेगी। तो उसको ये चाहिए कि वो अगले जो मतलब पूरे साल उसको जो बिजली देनी चाहिए वो बगैर किसी तात्तुल के शिकार की देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जरा सा भी तात्तुल आता है इसकी बिजली की सप्लाई में तो उसका पूरा इम्पैक्ट आता है उसकी बिटकॉइन की नेटवर्क की माइनिंग में। तो जाहिर सी बात है, जब बिटकॉइन की नेटवर्क की माइनिंग में उसका इम्पैक्ट आएगा तो जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म है वो भी बनाने से महरूम हो जाएंगी। तो ये एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना चाहिए कि इस पे काफी सीरियस नोट लेना चाहिए कि जब इन्वेस्टमेंट जब आना शुरू हो जाए पाकिस्तान में, एक तो सरमायाकारी आ जाएगी, प्लस ये कि यहाँ पे नए नए रोजगार मौके पैदा होंगे, फिर यहाँ पे जो मशीनें लगेंगी, और इसके अलावा जो बिजली मुख्तस की जाएगी उसके बदले जो टैरिफ हासिल होगा वो बिटकॉइन की मद में हासिल होगा। इसमें टाइम टेकिंग चीजें तो है, जाहिर सी बात है, इट विल टेक अराउंड 6-7-8 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीनें आना, इनकी इंस्टॉलेशन करना, उनको तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल करना, और उसके बाद उसकी जो है वो खपत को पूरा करके जो भी है उसके साथ जो माइनिंग की जाएगी उसका रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए। तो पाकिस्तान को बड़ा एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए, इसको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हारूस साहब, ये बताएगा अब इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, या इनिशियली हमें जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी इस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, उनके इंटरेस्ट की, और वो इसमें आएँ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट शायद फौरी तौर पर लाना, और जब ये हर्डल्स भी हमें IMF की सूरत में इस वक्त नज़र आ रही हैं तो शायद बहुत आसान ना हो। कुछ चैलेंजेस आपको इस प्रोसेस में नज़र आ रहे हैं आगे? हाँ, देखिए, ये बात आपकी सही है कि उनको पहले ऐसी बात है हमारे हालात जो है वो कुछ बेहतर नहीं थे। अब ये देखना है कि वो इस इन्वायरमेंट को समझते हुए क्या वाकई पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए हर एक को तहफ़्फ़ुज़ात की एक अशद जरूरत होती है उसको उसके लिए। लेकिन जो लोकल यहाँ पे हमारे पास जो लोकल इन्वेस्टर्स होंगे या लोकल जो पार्टीज होंगी वो तो इस इन्वायरमेंट को जानती है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी जानती है, हर तरीके से जानती है। तो जो स्पेशली जो IPPs के के साथ जो मुंसलिक कंपनीज होंगी, हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई शराकत दारी जो है, उनकी तरफ से कोई जो है वो यहाँ पे मशीनें जो है वो लगवाई जाएं।
उससे फायदा ये होगा कि ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जो लोकल इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी फायदा होगा। लेकिन मशीनें तो देखें सारी बाहर से आनी, सब इम्पोर्ट करके आनी है, तो जाहिर सी बात है जब इम्पोर्ट करेंगे उस पर भी ड्यूटी लगेगी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसमें कहाँ सब्सिडी देती है ये भी देखना पड़ेगा सारी चीजें। तो मेरा यहाँ का ख्याल है अगर आप काम को स्पीड अप करना चाह रहे हैं तो पहले अपने लोकल इन्वेस्टर से बात की जाए। बड़े बड़े यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके पास कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री जो काम कर रही हैं, उनका भी एक इंटरेस्ट शो होगा इसके अंदर, उनको भी वो चीजें नजर आएंगी। लेकिन बुनियादी बात वही है कि जो आप टैरिफ अप्लाई करेंगे उसके बाद वो इतना विजिबल हो कि वो माइनिंग रिवॉर्ड हासिल करने में उनको दिक्कत ना हो। ये ना हो कि जितना आप रिवॉर्ड हासिल कर रहे हो सारा का सारा बिजली की सूरत में वापस जा रहा हो। और हम सब जो दुनिया के बड़े क्रिप्टो माइनर्स हैं उनके लिए कितनी अट्रैक्टिव होगी ये पाकिस्तान की मार्केट, चूंकि ये तो अभी ज़ाहिर है स्टार्ट होगी, एमर्जिंग मार्केट बनते बनते भी इसको वक्त लगेगा, उनके लिए इसमें क्या अट्रैक्शन हो सकती है? देखिए उनके लिए तो ये है कि आपको पता है फाउंड्री यूएसए जैसे हो गई, एंड पूल हो गए, P2P पूल हो गए, फ्लैश, ये सारे डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद है जिनमें यूएसए बहुत लीड करता है। यूएसए के पास जैसे फाउंड्री यूएसए है, टेक्सास में इसकी फैक्ट्री है, मशीनें लातादाद हैं, 10, 12, 15 लाख मशीनें इन लोगों के पास स्टॉल है एक माइनिंग पूल के बाद। अब देखना ही कि वो जब आके उनको तो सिर्फ जगह चाहिए होगी, उनको बिजली सब्सिडी पे चाहिए होगी, ये काम तो वो बैठ के वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको बिजली वहां से कम मिली यहाँ पे पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है फिर वो अपना जो अगला एक्सपेंशन का रुख होगा वो फिर पाकिस्तान करेंगे, ये भी वो बात मद्देनजर रखेंगे। लेट सपोज अगर उनको वहां पे बिजली मिल रही है 8 सेंट्स की, हम यहाँ उनको देते हैं 6 सेंट पे या 7 सेंट पे, तो कम से कम वो 1-2 सेंट्स की वजह से भी यहाँ पर उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। देखना ये किस कंट्री में जो माइनिंग पूल्स हैं उनको वो कितनी सब्सिडी उनको गवर्नमेंट देती है। अगर उनके लिए फ्रूटफुल होती है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं उनको 1 या 2 या 3 सेंट उनको अगर बच रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी अगली एक्सपेंशन जो पाकिस्तान में करेंगी। अच्छा, अब यहाँ जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जो स्किल सेट है पाकिस्तान में, या जो इस वक्त प्रोफेशनल सर्विस टूल्स हैं जो लेटेस्ट हैं, वो इन बड़ी कंपनीज़ की या बड़े माइनर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के इस वक्त आपको काबिल नज़र आ रहे हैं, या फिर यहाँ भी हमें कुछ लैकिंग दिखाई देगी? मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे ये उससे तो ये काम तो हो सकता है, क्योंकि ये देखें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और अगले 5 से 10 साल का प्लान करना। इट्स लाइक कि आप बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री आप एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। अब ये ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री। ये बिटकॉइन माइनिंग या मैं बात करूँ ब्लॉकचेन की, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो इसके लिए तो आपके पास वो जाहिर सी बात है वो स्किल्स नहीं है अभी, इसके लिए तो बाहर भेजा जाएगा बंदों को, जो भी इनके लोग होंगे उनको जाकर ट्रेन किया जाएगा, और दुनिया भर में ऐसा होता भी है। अब इसकी मिसाल ले लें, भूटान है, एल सल्वाडोर है, मेरे ख्याल से ना इनको कोई भी अपना ये मैंडेट तैयार करें, कोई भी ऐसी पॉलिसी तैयार करें, उससे पहले इन कंट्रीज को जरूर देख लें जिनकी कंडीशन, जिनकी हालत हमारी जैसी है, तकरीबन हम भी इस डेवलपिंग फेज में, वो भी डेवलपिंग फेज में, उनसे मदद लेना ज्यादा आसान है, ताकि हम वो गलतियां ना कर बैठे जो वो पहले वो कर चुके होंगे, तो हम उनसे गलतियां सीखें और हम उनको रिपीट ना करें। क्योंकि जो बड़े डेवलप कंट्रीज हैं उनको तो आप छोड़ दें, लेकिन जो बाकी मैंने जिनका नाम लिया जहाँ पर अभी माइनिंग शुरू हो चुकी है, भूटान की मिसाल ले लें, एल सल्वाडोर है, इसके अलावा और भी एक दो कंट्रीज है जहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। तो बिटकॉइन खरीदा जाता है तो दूसरा बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। बिटकॉइन माइन करते करते उन्होंने इतने अरसे में 15,000 मेरा ख्याल से 15,000 बिटकॉइन जो है भूटान के रिजर्व में आ चुके हैं, जो पहले 35% का रोल प्ले कर रही थी जीडीपी में, अब वही जो है वो 45-50% का रोल प्ले कर रही है जीडीपी में। तो पाकिस्तान को ये चीजें जरूर सोचनी चाहिए कि हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नए अमेरिकी सदर का ओहदा संभालते ही जो तिजारती पॉलिसियां अपनाई, उनमें सबसे नुमाया पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट और इसके तहत तिजारती टैरिफ था, जिसका बुनियादी मकसद चीनी मसलूआत की हौसला शिकनी और अमेरिकी मकामी सनत का तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन इस पॉलिसी ने आलमी तिजारती तवाज़ुन को भी मुतासर किया और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक अहम तिजारती पेशरफ सामने आई है, जब दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। पाकिस्तान और अमेरिका माहदे का बुनियादी मकसद लॉन्ग टर्म माहदे को शक्ल देना है, ताकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खुसूसन टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगाया जाने वाला 29% टैरिफ लागू ना हो सके। साल के आगाज में 29% अमेरिकी टैरिफ वक्ती तौर पर मुअत्तल किया गया था, लेकिन अगर 9 जुलाई तक अमेरिका और पाकिस्तान में कोई मुआहदा ना होता तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का शदीद नुकसान होता और एक अंदाजे के मुताबिक एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 20 से 25% तक की कमी हो जाती और इकॉनमी को $1 से $1.5 अरब सालाना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। पाकिस्तान और अमेरिका
मुज़ाकरात में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर रखने वाले रेकोडेक मंसूबे की पेशरफ पर भी गुफ्तगू हुई, जहाँ पर अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं वो रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट में खासी दिलचस्पी रखती हैं। हमने देखा कि दुनिया की कई और ममालिक की दिलचस्पी भी इनमें सामने आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान से ट्रेड मुआहदे के बाद पाकिस्तान में अमेरिकी खाम तेल और प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है और दुनिया के कई ममालिक इस वक्त भी अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। इंडिया भी एक अबूरी मुआहदे पर काम कर रहा है, जबकि बांग्लादेश के अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो चुके हैं। बांग्लादेश से 2024 में अमेरिका की मजमूई तिजारत 10 अरब डॉलर से ज़्यादा रही है, जबकि अमेरिका को 6 अरब डॉलर से ज़ायद का तिजारती खसारा हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका में होने वाली तिजारती मुआहदा न सिर्फ मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम है, बल्कि आलमी मंडी में मुल्की मकाम महफूज बनाने के लिए भी एक मुस्बत कदम इसको करार दिया जा रहा है। अब इस क्या सूरत हाल आगे इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के, हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 29% का टैरिफ है, इसमें पाकिस्तान कितना इस वक्त गेन कर सकता है इस सिनेरियो को देखते हुए, जो मौजूदा सूरत हाल है, कहाँ तक पाकिस्तान अमेरिका को पीछे ला सकता है और क्या कोई कोशिश कामयाब भी होती है आपको नज़र आ रही है या कहीं कोई उम्मीद इस वक्त नज़र नहीं आती? जी बिल्कुल, जो खबरें आई हैं उससे तो ये लगता है कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जो इनिशियल टैरिफ लगाए थे वो तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा लगाए थे, जिसका मकसद ये था कि जो भी सेटलमेंट होगी वो इससे कम बेहतर ही होगी। तो इसलिए जो ओरिजिनल नंबर था उससे तो कम ही होगा और जो अभी तक खबरें आ रही है उससे पूरी उम्मीद ही लगती है। मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि इस टैरिफ से नेगोशिएशन के कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि सक्सेसफुल नेगोशिएशन विल शो कि पाकिस्तान हैज़ द डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ टू नेगोशिएट अ डील विद द यूएस, जिसका मतलब है कि हमने प्रिपरेशन की, उस प्रिपरेशन के बाद हमने अपने टर्म्स दिए, तो जस्ट द सिग्नलिंग वैल्यू ऑफ दैट वुड बी क्वाइट पॉजिटिव। मैं मेंशन किया कि काफ़ी ममालिक ऐसे भी हैं जो अभी तक अपना ट्रेड डील अमेरिका के साथ एग्री नहीं करवा सके, तो इन कंट्रीज़ को ज़्यादा हर्ट होगा और जो ममालिक अपना ट्रेड डील अमेरिका के साथ कर सकेंगे उनके लिए एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, क्योंकि वो जैसे आपने बांग्लादेश की मिसाल दी, हम उनसे हम एक्सपोर्ट में गेन कर सकते हैं। साथ साथ मगर ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि टैरिफ्स का इंक्रीज़ जो है वो नेगेटिव ही है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव न्यूज़। और दुनिया भर की इकॉनमी के लिए बुरा है, इवन अमेरिका की इकॉनमी के लिए बुरा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि हम अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढें जहाँ पे हम अपने एक्सपोर्ट्स को, अपने जो हमारी जो प्रोड्यूस है उसको बेच सकें। अच्छा, इस टैरिफ में अगर पाकिस्तान कोई बड़ी कमी नहीं भी उसके लिए कन्विंस कर पाता अमेरिका को, तो एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो जो 26% का इंडिया का टैरिफ है, हम उससे कम से कम टैरिफ को अपने लाने में कामयाब हो जाए, यानी 25-24 भी पाकिस्तान आता है तो ये भी पाकिस्तान की एक तरह से जीत होगी? जी, शॉर्ट टर्म में तो जीत है, मगर जिस तरह आपने शुरू में ही बोला कि इस टैरिफ्स का बुनियादी मकसद यही है कि प्रोडक्शन अमेरिका में मूव हो। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो दुनिया भर से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदे, वो चीज़ें कम खरीदे और अपने मुल्क में ज़्यादा चीज़ें डेवलप करें, जिसका मतलब तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, वो चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे वियतनाम से हो, वो कम ही होंगी। तो इसलिए जो एक टेल विंड थी वो खत्म होकर एक हेड विंड बन रही है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में जाके चीज़ें और खराब मुश्किल होंगी। दैट्स वाई इट्स क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान कि वी फाइंड ऑल्टरनेटिव मार्केट्स। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम अपने कंपेटिटर ममालिक से बेहतर डील नेगोशिएट कर लेते हैं तो वो इट विल गिव अस अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, पाकिस्तान की तो चूंकि अली फरीद साहब सबसे बड़ी मार्केट ही अमेरिका थी और शायद ये ओनली वो मार्केट थी जहां पाकिस्तान सरप्लस में और अच्छे खासे सरप्लस में एक्सपोर्ट्स में, तो अब कौन सी ऐसी ऑल्टरनेट मार्केट्स होंगी फिर जो ये जो टैरिफ की सूरत में पाकिस्तान का नुकसान होता है इसको कम से कम पूरा कर सकें, चूँकि अगले 4-5 साल के जो टारगेट्स हैं पाकिस्तान को वो भी मीट करने, पाकिस्तान की जो इकॉनमी में स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई है उसको अब ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाना है, तो खासी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है सबसे बड़ी मार्केट के हवाले से पाकिस्तान में। बिल्कुल चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके 3 पॉइंट्स है। एक तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका हमारी मेन मार्केट है और अगर अमेरिका की से डिमांड कम होगी तो वो हमें नेगेटिव हिट कर पड़ेगी, खास तौर पे क्योंकि हमारा टारगेट है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो है वो 60 बिलियन को क्रॉस कर जाए। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि हम जो नेगेटिव हेडविंड आ रही है उसको डील कर सके। दूसरा पहलू ये है कि ज़्यादातर ममालिक जो ट्रेड है अपने नेबरहुड में करते हैं। हमारे नेबरहुड में अनफॉर्चुनेटली कहीं पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, कई सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमारे लिए मार्केट का एक्सेस नहीं हो सका।
तो ये एक चैलेंज है जिसको हमने डील करना है। अनफॉर्चुनेटली चाइना जो है उससे हमारा डेफिसिट ही है, वो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड प्रोडक्ट्स विच वी कैन सेल टू चाइना मीनिंगफुली। तीसरी चीज़ जो है, जिस तरह आपने दुरुस्त बोला कि हमें नई मार्केट ढूंढनी पड़ेंगी, वो मार्केट सेंट्रल एशियन मार्केट्स हो सकती है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, वो अफ्रीकन मार्केट्स में ज़्यादातर ममालिक का इस वक्त फोकस है, वो हो सकती है। यूरोपियन मार्केट्स हो सकती है जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मगर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से हमें मूव करना पड़ेगा। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड टेक्सटाइल की ग्रोथ उस तरह ना हो सके जिस तरह पहले हुई थी, जिसका मतलब है कि वी शुड गो इनटू टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे लगता है यूरोप के अंदर डिफेंस टेक में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान फॉर एक्सपोर्टिंग। ये जो हमने प्लेन बनाए हैं, जो ड्रोन्स बनाए हैं चाइना के साथ मिलकर, हम ये अफ्रीका बेच सकते हैं, एशिया पैसिफिक बेच सकते हैं। तो वी विल नीड टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मार्केट्स। मगर साथ साथ ये जो नेगोशिएशंस चल रही है अमेरिका के साथ, आई एम होपफुल कि इसका नतीजा अच्छा आएगा, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी अच्छी हैं। आपने जैसा जिक्र किया कि क्रिटिकल मेटल्स में अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और पाकिस्तान में से काफ़ी ज़खायर हैं, तो हो सकता है कि दिस कुड हेल्प पाकिस्तान। One thing is clear that trade is driven by geopolitical relationship. तो जहाँ पे आपके मुल्क की geopolitical relationships अच्छी होगी, diplomatic efforts अच्छी होंगी, उधर ही trade आपके मुल्क की increase हो सकती है। So trade and commerce cannot be separated from foreign policy and geopolitical policy. सही, लेकिन अब उसके लिए रिफाई साहब जो अपना हाउस इन ऑर्डर भी हमें अगर करना है, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपनी प्रोडक्शन को हमें लो कॉस्ट पर लेकर आकर और उसको भी इंक्रीज़ करना है, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि हम अपने इंपोर्ट बिल को भी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो अभी चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया, जो कॉटन पहले जो उसकी प्रोडक्शन होती थी वो कम से कम होती जा रही है, तो वो जो हमारा मेजर चंक एक्सपोर्ट का होता था टेक्सटाइल का, वो तो ऑलरेडी वो काफ़ी उससे इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह दूसरे सेक्टर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्शन है उसके बड़े इशूज़ हैं। अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है जब एक्सपोर्ट्स को भी आपको बढ़ाना है और नई ऑल्टरनेट मार्केट्स भी आपने सर्च करनी है? जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे ज़रूरी है कि हम वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड पे रख कर एक रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बना सके। मेरे सेगमेंट से पहले मैं सुन रहा था कि आप डिस्कस कर रहे थे बिटकॉइन माइनिंग। तो जिस तरह हमने कहा कि गवर्नमेंट ने हमारी कहा है कि वो लोअर प्राइसिंग पे एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो अगर हम हुकूमत लोअर प्राइसिंग पे एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है किसी सेक्टर को, तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर अब हमने चूज़ करना चाहिए कि ये जो स्पेशलाइज्ड और इंसेंटिव है ये हम किस सेक्टर को देंगे। हम एआई को देंगे, हम बिटकॉइन माइनिंग में देंगे, हम टेक्सटाइल को देंगे, और इस तरह की पॉलिसी के में आपको वेस्टेड इंटरेस्ट को बाहर रखना चाहिए। और जो भी रैशनल रिटर्न लगता है आपको, जहाँ पे लगता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन है, उधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो में अगर आप इंसेंटिवाइज एनर्जी देंगे तो इसमें जॉब क्रिएशन नहीं होता, ये सर्वर्स लगे होते हैं, इसमें यहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं होती। तो हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स या आपकी फॉरेन करेंसी रिजर्व तो बढ़े, मगर हो सकता है कि डेफिनेटली इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं क्रिएट होगी जितनी कि किसी और ट्रेडिशनल सेक्टर में क्रिएट हो सकती है। सो ऑल ऑफ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेरियस parts of government, that's why the planning commission exists। तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि डिफरेंट जो इदारे हैं पाकिस्तान हुकूमत के, वो साथ मिल के काम करे ताकि एक दूसरे को इनपुट मिल सके एक दूसरे की। अच्छा अलीफर साहब, इसी तरह के सब्सिडाइज रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को भी इस वक्त ऑफर की जा रही है, चूँकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होना है। तो अब ज़ाहिर है वो भी या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन तो शायद उस तरीके से नहीं हो सकेगी। तो ये इस फैसले को फिर आप कैसे देख रहे हैं कि जो इस वक्त इजाफी बिजली है वो कम से कम वहाँ उसकी बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके? जी बिल्कुल, इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि जो आपका सवाल था पिछला कि पुटिंग योर हाउस इन ऑर्डर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इस चीज़ में अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये डिटेल स्टडी, आई एम श्योर दिस रिक्वायर्स अ मोर डिटेल स्टडी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई देयर इज अ रोल फॉर प्लानिंग कमीशन एंड देयर इज अ रोल फॉर वेरियस बॉडीज, ताकि वो असेस कर सके कि अगर हम एक सेक्टर को इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडाइज एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या वो सेक्टर बेस्ट रिटर्न जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। एंड दिस स्टडी शुड बी पब्लिकली अवेलेबल, ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि नहीं जी देखिए इस सेक्टर को मिल गया क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल मोटिवेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर जो है वो फॉरेन मोटिवेशन ज़्यादा थी, जो भी है।
जो भी आप इंसेंटिव देते हैं, जो भी पॉलिसी करते हैं, दैट शुड बी पब्लिश्ड एंड दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। यूके में एग्जैक्टली इस तरह होता है कि, और बाहर और यूएस में भी, कि जो भी पॉलिसीज़ बनती है उस पर पहले स्टडी होती है, वो स्टडी पब्लिकली अवेलेबल होती है, लोग उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जाके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। सो सर्टेनली जैसे हमने बोला कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारे चैलेंजेस ज़्यादा हैं compared to how the situation was in the last 10 years. This means to protect your industry and to grow your export, you need to think very carefully and give subsidies and give grants very carefully, ताकि ये ना हो कि वेस्टेज हो और हम बेस्ट रिटर्न ना हासिल कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड से के साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इत्तसालात के कंसोर्शियम ने 2006 में पीटीसीएल के 26% हिस्से $2.6 बिलियन में खरीदे, जिससे इत्तसालात को अक्सरियती वोटिंग के हुकूक मिल गए थे। इत्तसालात ने इस मुआहदे के मुताबिक इब्तदाई $1.8 बिलियन अदा किए थे और उसे $133 मिलियन की 6 एक साथ में बकिया $800 मिलियन की अदायगी करना थी। लेकिन पीटीसीएल की जायदादों में से तकरीबन 34 की मिल्कियत के तनाज़े की वजह से इत्तसालात ने अदायगी रोक दी थी। अब एक रिपोर्ट में टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में पाकिस्तान के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर इत्तसालात पर इल्जामात लगाते हुए इंकशाफ किया गया है कि इत्तसालात गुज़िश्ता 20 साल से मुल्क से माली ज़्यादती कर रही है। पीटीसीएल की जानिब से हालिया दिनों में ही कर्ज से ही टेलीनॉर को $400 मिलियन में खरीदा गया और इसमें इत्तसालात ने ₹1 की भी सरमायाकारी नहीं की। माली साल 2024 में पीटीसीएल को $52.6 अरब सूद की अदायगी की वजह से $20.9 अरब का खसारा हुआ, जबकि ऑपरेटिंग मुनाफा सिर्फ $6.1 अरब रहा। टेलीनॉर की खरीदारी में 400 मिलियन कर्ज के बाद नेटवर्क अपग्रेड और स्पेक्ट्रम के खर्च के लिए मजीद 1 अरब कर्ज की तलाश जारी है। सिर्फ 26% शेयर रखने वाला इत्तसालात ग्रुप पीटीसीएल बोर्ड में 5 सीट्स रखता है और पूरे इदारे पर काबिज है। 2004 में 29 अरब सालाना मुनाफा कमाने वाले इदारे पीटीसीएल को इत्तसालात के कब्जे के बाद मुसलसल खसारे का सामना है और 2006 से इत्तसालात का पीटीसीएल में मजीद कोई इन्वेस्टमेंट ना करना इंतहाई अफसोसनाक है। इत्तसालात अभी तक पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन के वक्त बकाया $800 मिलियन भी अदा नहीं कर सका, जो आज की मालियत के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो 900 अरब रुपए यानी तकरीबन $3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से जायद बनते हैं। अब इत्तसालात ये रकम माफ कराने की कोशिशों के साथ ये मुतालबा भी रख रही है कि पीटीसीएल के पेंशनर्स की 50 अरब रुपए भी हुकूमत अदा करे, लेकिन पीटीसीएल के मजीद शेयर्स को 90% कम कीमत में खरीदना भी चाहती है। इत्तसालात की वाजिबुल अदा रकम माफ कराने और 50 अरब रुपए की पेंशन की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालने का मुतालबा अदालत मुस्तरद कर चुकी है। पीटीसीएल को 29 अरब रुपए मुनाफे से 15 अरब सालाना नुकसान में डालने वाले इत्तसालात का किरदार कौमी मफाद के खिलाफ है और अब इतने नुकसान में होने के बावजूद ये कंपनी खरीदना चाहती है, तो ये किस हद तक हमारे इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके मफाद में हो सकेगा और क्या ये मामला आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद फारूक अलवी साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आप पीटीसीएल जो कि जिसमें 62% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं, 26% इत्तसालात के हैं, वो खरीदने जा रही है। टेलीनॉर जो ऑलरेडी इतने इस वक्त नुकसान में खुद चल रही है सालाना, तो ये कैसे एक बड़ी प्राइवेट कंपनी को ख़रीद कर जो कि इतनी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड कर रही थी, उसको ख़रीद कर ये कैसे चला सकेगी? ये इस फैसले जो इस क्या सूरत हाल बनती है आपको नज़र आ रही है आगे? जी बहुत शुक्रिया जी। आपका जो सवाल है वो तो बड़ा वैलिड है कि इस ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल है कि कोई कंपनी अच्छे तरीके से या प्रॉफिटेबल तरीके से इसको चला सके, और जो मुल्की हालात हैं वो उसके पेश नज़र भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ये सब कुछ बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है कि इत्तसालात ने पहले भी बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कट लगाया, जो पेमेंट उन्हें करनी थी वो उसमें भी उन्होंने बहुत कमी करवाई जैसे भी करवाई, और अभी ये है कि इसके बाद अगर वो टेलीनॉर को बाय करते हैं तो वो भी जिसे कहते हैं लगता तो नहीं है कि वो इसको मैनेज कर पाएंगे। फिर सीसीपी का जो कंसर्न है, फिर अगर हम उसको ज़हन में रखें तो वो भी अपनी जगह दुरुस्त है कि उन्होंने जो उनके पॉइंट्स हैं सीसीपी के इस इशू के ऊपर
तो वो भी सारे वैलिड हैं, और अगर उनको देखा जाए तो फिर फिलहाल तो ये मामला होता हुआ नज़र नहीं आता। सही। अब ये बताएगा कि कोशिश जो पीटीसीएल की मुस्तकिल रही है, ये किस बुनियाद पर रही है, और कंट्रोल इसका जो इत्तसालात के पास है, ये 26% के साथ कैसे एक इदारा 62% शेयर्स रखने वालों को कंट्रोल कर सकता है, और फिर वो कंट्रोल भी इस तरह से कि मुस्तकिल वो इदारा इस वक्त लॉस में चल रहा है, कहाँ 29 अरब का फ़ायदा और कहाँ 15-20 अरब का सालाना नुकसान हो रहा है, और फिर इतने बड़े ग्रुप को जब ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है उस ग्रुप का भी फिर बुरा हाल ही होना है। जी डेफिनेटली। हमेशा एक असूल है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी को खा जाती है। अगर उस असूल को देखे जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इस सारी डील में कोई जान लगती है, और इस डील को मेरा नहीं ख्याल पे मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन ये सरासर पाकिस्तान के लिए से पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं है। इसमें इस डील को करना शुरू से ही, जब पीटीसीएल को एतिसलात ने बाय किया ही था, तो तभी से लोग इसके ऊपर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका आप ये कह लें मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि ये डील जो है वो इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। और वैसे भी अगर माशियात के जो लोगों से पूछें तो वो माशी फाइनेंशली भी अगर देखा जाए तो ये डील वायबल नहीं थी। तो पाकिस्तान के लिए तो किसी तरह भी नहीं थी। हाँ, उनके लिए बड़ी वायबल है। वो उन्होंने एक ऐसी ना आप कह लें कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खरीद लिया जो पीनट्स में खरीद लिया। उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आगे अब जिस तरह वो टेलीनॉर को भी लेना चाह रहे हैं, इससे पहले वो वारिद को भी अब ये कह लें मैं तो कहूँगा हड़प कर चुके हैं, और यूफोन भी चल रहा है। तो फिर कंपटीशन कमीशन का वो बात कि जी 3-4 की बजाय 3 जो ऑपरेटर्स रह जाएंगे तो वो फिर मोनोपोली में वो उनका मोनोपोलिस्टिक जो है वो एटीट्यूड हो जाएगा। वो पॉइंट भी ठीक है। और मैं तो समझता हूँ कि सीसीपी के सारे ही कंसर्न इसके ऊपर बिल्कुल दुरुस्त हैं, और हमें सीसीपी की बात मान लेनी चाहिए। और इस वक्त हालात भी ऐसे फिर पैदा हो जाएंगे इस वक्त शायद साहब के जो कंज्यूमर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन सकता है कंपटीशन की वजह से, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर एक ही ग्रुप पूरे मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम को ऑपरेट करेगा या वो उसको चलाएगा, तो फिर तो जो मर्जी होगी, टैरिफ होगा, सर्विसेज का जो भी मेयार हो, लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा लोगों के पास। पीटीसीएल या एतिसलात में पहले भी कार्टलाइजेशन हुई थी। एक वक्त था जब आईसीएच इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस बना था, और ये उस वक्त भी यानी गलत हुआ था, और उसमें भी जो कुछ टेलीकॉम कंपनीज का जो कंसर्न था, और अब भी जो कुछ हो रहा है वो भी जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के हक में है, और ना ही टेलीकॉम इंडस्ट्री जो रिमेनिंग टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके लिए भी किसी तरह भी अब ये कह लें फेवरेबल हो सकता है। तो जिनके कंसर्न है वतीन टेलीकॉम या जैज़ या इनके जो भी कंसर्न्स हैं इस इशू के ऊपर, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। लॉन्ग डिस्टेंस में वतीन का जो है स्टैंस वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। जैज़ के लिए भी जैज़ का भी कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें ये डील करनी तो नहीं चाहिए, किसी तरह भी ये वायबल नहीं बनती, ना ही हमारे हक में। तो शायद साहब अगर ये हाउस एंड ऑर्डर भी अगर करना हो, चूँकि एक प्राइवेटाइजेशन की ही ये मिसाल है ना, और अभी मुल्क में बड़ी प्राइवेटाइजेशंस आगे भी होनी है, हुकूमत भी चाहती है, IMF की भी डिमांड है, तो अगर ये इस तरह की मिसालें सामने होंगी तो फिर कैसे ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला आगे चल सकेगा? अगर इस कंपनी में हाउस एंड ऑर्डर करना है तो 62% शेयर्स के साथ गवर्नमेंट के पास क्या वे आउट है? कुछ वो इंटरवीन कर सकती है? उसमें एक पॉइंट ये निकलता है कि टेलीनॉर के पास क्योंकि 45 मिलियन के करीब जो सब्सक्राइबर्स हैं, और अच्छा खासा उनका $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी हुई है, उसके ऊपर वो ही टेम्पटिंग है मेरा ख्याल है। ये जो अभी एंड का जो आप सुनते हैं ना कि एतिसलात एंड जो कंपनी बनी, वो उसको मुझे तो ये लगता है कि उनको इसी चीज़ का है कि ये एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके साथ जुड़ जाती है, और उसमें उनको शायद उसमें कोई फ़ायदा नज़र आता है, या आगे वायबिलिटी नज़र आती है कि वो उसको आगे पुल ऑन कर सकेंगे। इसके अलावा तो मुझे उनकी अगर तरफ बैठ के सोचा जाए तो इसके अलावा मुझे तो कोई और इसमें पॉजिटिव पॉइंट नज़र नहीं आता। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद फारूक अलवी साहब, टेली कम्युनिकेशन एक्सेस प्रोवाइडर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।